रामगढ़ गांव में जमींदार जगदीश सिंह अपनी पत्नी कांति और 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी सुनैना और छोटी बेटी सलोनी। सुबह का समय था। नैना बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी कांति प्यार से बोली, मेरी बेटी तो सच में हमारा नाम रोशन करेगी। देखो कैसे मन लगाकर पढ़ती है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कांति। सुनैना जैसी बेटी सबको मिलनी चाहिए, समझदार और सुशील। ये सलोनी कहाँ है और ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? अरे वो रसोई में खाना बना रही है। इस बार फिर से महारानी परीक्षा में फेल हो गई है। हर बार वही कहानी, ना पढ़ाई में मन लगता है ना कोई हुनर। क्या होगा इसका आगे? तभी सलोनी रसोई से बाहर आती है और बोलती है, माँ, मैंने रसोई का सारा काम कर दिया है। क्या मैं भी अब पढ़ने के लिए बैठ जाऊं? अरे पढ़कर क्या कर लोगी? जितनी बार बैठी हो उतनी बार फेल ही तो हुई हो। माँ, पिताजी, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी और परीक्षा में अच्छे अंक लाऊंगी। जगदीश सिंह का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आवाज में गुस्सा और अपमान का बोझ था। कोशिश करने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी हर बार परीक्षा में फेल होने की वजह से हमें सबके सामने बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अगर इस बार फिर से तुम फेल हुई तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। ये शब्द सलोनी के दिल में किसी चोट की तरह उतर गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन दोपहर का समय था। सुनैना और सलोनी साथ साथ घर की ओर लौट रही थी। रास्ते के मोड़ पर गांव की कुछ औरतें पानी भरते हुए आपस में बातें कर रही थीं। जैसे ही उनकी नज़र सलोनी पर पड़ी, उनकी आवाज़ें धीमी होने के बजाय और तीखी हो गई। अरे देखो, जमींदार की छोटी बेटी जा रही है, वही जो हर साल परीक्षा में फेल हो जाती है। बेचारी पढ़ाई इसके बस की नहीं। आखिर कब तक घर में बोझ बनी रहेगी। सलोनी के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसका सिर झुक गया, आंखें भर आईं। उन औरतों के शब्द सलोनी के दिल में कांटों की तरह चुभते रहे। दीदी, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो सलोनी। चलो घर, देर हो रही है। कुछ समय बाद दोनों बहनें हवेली पहुंच गई। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही सलोनी ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, पर ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। आ गई तुम दोनों? सुनैना, तू जाकर हाथ मुंह धो ले और फिर खाना खा लेना। और तू पहले रसोई में जाकर सब्जी काट, फिर आंगन में झाड़ू लगाना है। माँ, मैं विद्यालय से अभी आई हूँ, थोड़ा आराम करने दो, फिर सारा काम कर दूंगी। आराम? पढ़ाई तो होती नहीं, अब काम से भी जी चुरा रही है। अरे पढ़ाई ना सही, काम करना तो अच्छे से सीख ले, वरना ससुराल में भी क्या अपने माँ बाप की नाक कटवाएगी। जी माँ, अभी करती हूँ। शाम ढल चुकी थी। थोड़ी ही देर में जगदीश बाजार से लौट आए। उनके हाथ में कपड़ों से भरे थैले थे। आ गए आप? इतनी देर हो गई, क्या लाए हैं बाजार से? दोनों बेटियों के लिए सर्दी के कपड़े लाया हूँ, ठंड बढ़ रही है। सुनैना और सलोनी वहीं पास में खड़ी थीं। सुनैना के चेहरे पर हल्की उत्सुकता थी। सलोनी बस चुपचाप सब देख रही थी, बिना कोई उम्मीद जताए। थोड़ी देर बाद रघुवीर अंदर चला गया। उसके जाते ही कांति का चेहरा खिल उठा। लो सुनैना, ये तुम्हारी रीले है। धन्यवाद माँ। माँ, मेरे लिए क्या लाए हैं पिताजी? तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं है। पर माँ, पिताजी ने तो कहा था दोनों के लिए लाए हैं। हाँ कहा था, लेकिन तुम्हें अब कुछ भी तभी मिलेगा जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगी। बिना नतीजे के कुछ नहीं मिलेगा। हर बार फेल होकर इनाम की उम्मीद मत रखा करो। तभी सुनैना एक कदम आगे बढ़ी और बोली, माँ, आप सलोनी के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? वो भी तो कोशिश कर रही हैं और ठंड तो सबको लगती है। सुनैना, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना है, इन सब बातों पर नहीं। सुनैना चुप हो गई, पर चेहरे से खुशी गायब हो चुकी थी। सलोनी की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। रात गहराती जा रही थी। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब सो चुके थे। सलोनी चुपचाप फर्श पर बैठी अपनी किताब खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी सुनैना अंदर आती है और बोलती है, अरे सलोनी, तू अभी तक जाग रही है? नींद नहीं आ रही थी दीदी, सोचा थोड़ा पढ़ ही लो। आज जो हुआ माँ का वो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ तू कोशिश करती है, बस हालात तेरे खिलाफ हैं। दीदी, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर में बस बोझ हूँ। ना रंग अच्छा है, ना पढ़ाई में तेज, फिर भी मैं बस एक मौका चाहती हूँ। खुद को कम मत समझ।
हर किसी की रफ्तार अलग होती है और याद रख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर इस बार भी मैं पास नहीं हुई तो माँ ने जो कहा है वो सच कर देंगी। सलोनी की आंखों में उदासी थी। किताब हाथ में होते हुए भी उसका मन पढ़ाई में नहीं, आने वाले डर में उलझा था। अगले दिन सुनौना और सलोनी विद्यालय के लिए निकल जाती हैं और जगदीश भी अपने काम के लिए निकल जाता है। तभी कांति के घर गांव की कुछ औरतें आई हुई थीं। एक औरत मुस्कुराते हुए बोली, कांति, सुनैना तो सच में होनहार है, पढ़ाई में भी आगे और स्वभाव भी कितना अच्छा है। हाँ, बड़ी है ना, जिम्मेदारी समझती है। पर सलोनी का क्या, वो तो हर वक्त चुप चुप सी रहती है। लगता ही नहीं कि दोनों बहनें हैं। एक ही घर में पलकर भी कितना फर्क निकल आता है। औरतों की बातें सुनते सुनते कांति का चेहरा बदलने लगा। उसे लगने लगा जैसे सलोनी ही उसकी शर्मिंदगी की वजह हो। वो बाहर से शांत दिख रही थी, मगर भीतर ही भीतर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं भी यही कहती हूँ, सुनैना ने तो कभी मुझे शिकायत का मौका ही नहीं दिया, पर सलोनी, उसे समझ ही नहीं आता कि जिंदगी मजाक नहीं है। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आ गया। सुनैना पास हो गई थी अच्छे अंकों के साथ, वहीं बदकिस्मती से सलोनी असफल रह गई। देख लिया आपने, वही हुआ जिसका डर था। कितनी बार समझाया इसे, मगर इसने कभी मेहनत की ही नहीं। सलोनी, ये घर कोई खेलने की जगह नहीं है। एक ही छत के नीचे रहकर भी अपनी बहन से कुछ नहीं सीखा तुमने। पिताजी, मैंने सच में कोशिश किया था इस बार। कोशिश? नाकाम लोग हमेशा यही बहाना देते हैं। आज गांव भर में मेरी नाक कटवा दी तुमने। माँ, इस बार सलोनी को माफ कर दो, अगली बार जरूर कोशिश करेगी। सुनैना, तुम बीच में मत बोलो, इसकी वजह से तू भी बदनाम हो जाएगी। मुझे एक मौका और दे दीजिए माँ। जगदीश चुपचाप सब देखता रहा। उसकी खामोशी भी सलोनी के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। कांति ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, कोई मौका नहीं, इस घर में नाकाम लोगों के लिए जगह नहीं है। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। सलोनी की दुनिया जैसे उसी पल उजड़ गई। आंखों में आंसू लिए वो धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी। सुनैना की सांसें अटक गईं, लेकिन वो भी कुछ ना कह सकी। आंखों में आंसू लिए सुमन चुपचाप चलती रही और एक घने जंगल में जा पहुंची। जंगल का रास्ता भी जैसे उसकी खामोशी समझ रहा हो। भगवान, अगर किस्मत ही ऐसी थी तो मुझे उस घर में जन्म क्यों दिया? गलती हर बार मेरी ही क्यों बन जाती है? चलते चलते वो तालाब के किनारे आ पहुंची। वहां एक बूढ़ी माँ झुकी हुई कपड़े धो रही थी। कांपते हाथ और थका चेहरा देखकर सलोनी वहीं ठहर गई। अरे माँ, तुम्हारे घर में कोई नहीं जो तुम्हारे कपड़े धो दे? तुम्हें तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। क्या करूं बेटी, बुढ़ापे में बेटा बहू ने घर से निकाल दिया। थोड़े से बर्तन देकर कह दिया, अब जहां मन हो वहीं रहो। अब अपने कपड़े तो खुद ही धोने पड़ेंगे। अरे, दया आती है तुम्हारी हालत देखकर। माँ, तुम बैठो पेड़ की छाया में, मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। रहने दे बेटी, ठंड लग जाएगी तुझे, मैं खुद ही कर लूंगी। वैसे भी रोज तो मदद के लिए नहीं आएगी। रोज ना सही, आज तो कर सकती हूँ ना। अब और बहस मत करो, बैठो आराम से। अब तो इतनी विनती कर रही है तो ठीक है, मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। फिर वो बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हवा के हल्के झोंकों के बीच सलोनी कपड़े धोने लगती है। बूढ़ी माँ उसे देखती रहती है जैसे अपनी ही बेटी को देख रही हो, और सलोनी से पूछती है, बेटी, तू इस वक्त इस जंगल में अकेली क्या कर रही है? माँ, मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने बोला कि उनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सलोनी धीरे धीरे बूढ़ी माँ को सारी बातें बताती है। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बूढ़ी माँ खामोशी से सुनती रही, उसकी आंखें भी नम हो गईं। माँ बाप का दिल इतना कठोर भी हो सकता है, ये सोचकर ही मन कांप जाता है। मेरे साथ चलो बेटी, जब तक रास्ता ना मिले मेरा घर ही तुम्हारा घर समझना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अगर आप न मिलती तो पता नहीं इस घने जंगल में मैं कहाँ जाती। सलोनी बूढ़ी माँ के साथ निकल पड़ी। दोनों तालाब से दूर पेड़ों के बीच बने छोटे से घर की ओर चल पड़ी। घने पेड़ों के बीच से गुजरता संकरा रास्ता उन्हें जंगल के भीतर बनी एक छोटी सी झोपड़ी तक ले आया। आजा बेटी, ये घर छोटा है पर दिल से तुझे अपनाने की जगह है। थक गई होगी, थोड़ा सुस्ता ले, फिर कुछ खा लेना। सलोनी की आंखें फिर भर आईं। पहली बार किसी ने उससे बिना सवाल किए बस उसका हाल पूछा था। उस झोपड़ी के भीतर उस लात डर नहीं था, बस सुकून था।
शाम ढल चुकी थी। सुनैना चौखट के पास खड़ी थी। उसकी नज़र बार बार रास्ते की ओर जाती, जैसे हर आहट में उसे सुमन के कदमों की उम्मीद हो। माँ, पता नहीं सलोनी कहाँ होगी, इतना समय हो गया है। आपने तो उसे बस इतनी सी बात के लिए घर से बाहर निकाल दिया था। माँ, क्या आपको उसकी याद नहीं आती? जिस लड़की को घर की इज्जत की कोई कदर नहीं, जो हर बार हमें शर्मिंदा करे, उसकी याद क्यों आए मुझे? माँ, वो भी तो आपकी बेटी है। गलती एक बार होती है सुनैना, जो बार बार गिरे उसे संभालने का ठेका मेरा नहीं। जिसे जाना था वो चली गई। अगली सुबह शारदा ने देखा कि गांव में असामान्य हलचल थी। लोग अपने काम छोड़कर चौराहे की ओर जा रहे थे। उत्सुकता में कांति भी वहां पहुंची। चौराहे पर भारी भीड़ जमा थी। बीच में फतेहपुर राज्य के सिपाही खड़े थे और उनके सामने राज्य के मंत्री घोषणा कर रहे थे। सुनो सुनो, महाराज का हुक्म है। राजमहल में राजकुमार के लिए योग्य कन्या का चयन किया जाएगा। राज्य की सभी योग्य कन्याओं को अवसर दिया जाएगा। चयन परीक्षा द्वारा होगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगी वही बनेगी राजकुमार की दुल्हन। ये घोषणा सुनते ही कांति के चेहरे पर चमक आ गई। उसके मन में तुरंत सुनैना का चेहरा उभर आया। मेरी सुनैना समझदार और पढ़ी लिखी है। योग्यता की कसौटी पर वही खरी उतरेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सुनैना ही राजकुमार की दुल्हन बनेगी। कुछ ही देर बाद वही खबर बूढ़ी माँ के कानों तक पहुंची। आंखों में चमक और चेहरे पर उत्साह लिए वो तेज तेज कदम बढ़ाती हुई अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ चली। बेटी, क्या तुझे पता है, आज राजा के लोग पूरे गांव में नगाड़ा बजाकर खबर सुना रहे थे। हमारे राजा अपने राजकुमार के लिए योग्य कन्या ढूंढ रहे हैं। तो उसमें हमारा क्या भला माँ? राजकुमार तो किसी राजकन्या से ही शादी करेंगे। हमारे राजा के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो बहुत नेक इंसान है। और वैसे भी राजकुमार किसी को यूं ही नहीं चुनेगा। एक परीक्षा होगी। जो उस परीक्षा में विजयी होगी वही बनेगी राजकुमार की दुल्हन। बूढ़ी माँ ने जब पूरी बात सुमन को बताई तो उसे लगा ऐसे अवसर उस जैसे लोगों के लिए नहीं होते। लेकिन बूढ़ी माँ का विश्वास शब्दों से ज्यादा गहरा था। आने वाली परीक्षा किस्मत नहीं, योग्यता तय करेगी। दूसरी ओर कांति के चेहरे पर उत्सुकता और हल्की बेचैनी साफ छलक रही थी। कांति ने बिना देर किए जगदीश को ये बात बताई। क्या आपको पता है, आज गांव में बड़ी खबर सुनने को मिली है। कैसी खबर कांति? राजा के लोग पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रहे थे। राजकुमार के लिए योग्य कन्या की तलाश हो रही है। परीक्षा होगी जिसमें हुनर और बुद्धि देखी जाएगी। और मुझे लगता है हमारी सुनैना से बेहतर लड़की कौन ही है इस गांव में। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो कांति। सुनैना जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की पूरे गांव में नहीं है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमारी बेटी की जिंदगी बदल सकती है। इधर राजमहल के शांत कक्ष में राजा गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। सामने मंत्री खड़े हैं। वातावरण में किसी बड़े निर्णय की आहट है। तो मंत्री जी, जो काम हमने आपको सौंपा था वो ठीक से हुआ है ना? हाँ महाराज, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार ही काम हुआ है। पूरे राज्य में खबर पहुंचा दी है। बस अब थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हमें अपने राज्य के लिए एक योग्य रानी मिल जाएगी। राजा कुछ क्षण मौन रहते हैं, मानो आने वाले समय की कल्पना कर रहे हो। फिर धीरे से कहते हैं, हाँ, राजकुमार से भी इस बारे में बात करनी है। उसे अभी कुछ बताया नहीं गया है, पर मुझे विश्वास है कि मेरे निर्णय से वो असहमत नहीं होगा। बात तो सही है आपकी महाराज, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मैं राजकुमार को बुलाता हूँ। फिर मंत्री जी राजकुमार को बुलाते हैं। पिताजी, आपने मुझे तुरंत बुलाया। सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, अब शरीर पहले जैसा कहाँ रहा। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही बुढ़ापा शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। इसीलिए तुम्हारे और इस राज्य के भविष्य के लिए कुछ निर्णय लेने हैं। पिताजी, आपके जैसा अच्छा राजा हमारे ही नहीं, पूरे राज्य के लिए वरदान है। पर मैं हमेशा नहीं रहूंगा पुत्र, इसीलिए चाहता हूं कि तुम्हें अब शासन की जिम्मेदारी दूं और तुम्हारे विवाह के लिए कन्या की तलाश जारी हो चुकी है। आप मेरे पिता हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वही मेरे लिए उचित होगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। सत्य रहा हो। बस अब एक योग कन्या का चयन बाकी है और वो भी जल्दी हो जाएगा। तुम मेरे साथ रहना पुत्र।
पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। राजमहल के विशाल प्रांगण में आज विशेष हलचल थी। दूर दूर से आई कन्याएं सजी संवरी पंक्तियों में खड़ी थीं। एक और सलोनी बूढ़ी माँ के साथ खड़ी थी। साधारण वस्त्रों में होते हुए भी उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। तभी उसकी नजर नैना पर पड़ी, जो कांति के साथ सजी संवरी खड़ी थी। सलोनी खुशी से उनकी ओर बढ़ी। माँ, दीदी, आप लोग भी आए हैं? मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। अरे देखा है खुद को यहाँ? तेरे जैसी लड़की से राजकुमार शादी करेंगे, ऐसा सोचा भी कैसे तूने? अपनी जगह जाके खड़ी रह, तमाशा मत बना। कांति की बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गया। वो बिना कुछ कहे बूढ़ी माँ के पास लौट आई। कुछ समय बाद राजा सभा में पधारते हैं। महाराज, राज्य की सबसे सुंदर और गुणी कन्याएं उपस्थित हैं। यदि आप आदेश दें तो परीक्षा आरंभ की जाए। हाँ, तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी हो चुकी है। जी महाराज। तो फिर ठीक है, बुलाइए उन्हें। तभी सभा के एक कोने से कांति आगे बढ़ती है। महाराज, ये मेरी बेटी सुनैना है ना? न केवल सुंदर है बल्कि गुणी भी है। रूप तो बाहरी चीज है, असली चीज है गुण। अच्छे व्यक्ति को सौंदर्य से नहीं, उसके स्वभाव से पहचाना जाता है। क्या तुम्हारी बेटी परीक्षा देने को तैयार है? हाँ हाँ, बिल्कुल महाराज। अच्छा, तो एक एक करके आगे बढ़ो और राजकुमार के हाथ से प्रत्येक एक बीज ले लो। कन्याएं क्रम से आगे आती हैं। कोई उत्साहित है, कोई घबराई हुई। बीज लेते समय हर एक के मन में अलग अलग उम्मीदें हैं। इन बीजों को गमले में लगाओ। जिसके बीज से पौधा उगेगा वही इस राज्य की भावी रानी बनेगी। अब तुम सब जा सकती हो, जाओ। सभा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कन्याएं अपने अपने मन में प्रश्न और आशाएं लिए लौट जाती हैं। सलोनी घर पहुंचकर एक गमले में वो बीज लगा रही होती है। उसके मन में बहुत से प्रश्न चल रहे होते हैं। वो बूढ़ी माँ से पूछती है, माँ, आपको क्या लगता है, क्या मेरे गमले में पौधा उग सकता है? बेटी, बीज उगे या ना उगे ये हमारे हाथ में नहीं। हमारा काम सिर्फ सच्चाई से उसे लगाना है। अगर मन साफ हो तो खाली गमला भी गवाही बन जाता है। दूसरी ओर बड़े आंगन में सुनैना राजा द्वारा दिया गया बीज नए मिट्टी के गमले में लगा रही थी। कांति उसके पास बैठी थी। ध्यान से लगाना सुनैना, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। माँ, ये ठीक तो है ना? राजा को सिर्फ हरा पौधा चाहिए। सुनैना, सच क्या है वो कोई नहीं पूछेगा। अगली सुबह कांति और सुनैना दोनों आंगन में रखे गमले के पास आकर खड़ी हो गई। कांति ने झुककर मिट्टी को देखा। वहां अब भी कोई हरियाली नहीं थी। अब तक तो कुछ निकल आना चाहिए था। ये बीज कहीं बेकार तो नहीं? माँ, हमने कल ही तो बीज लगाया है, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। कांति ने गहरी सांस ली। वो कुछ कहे बिना भीतर चली गई, पर उसका मन अशांत था। रात गहरी हुई। घर में सब सो चुके थे। कांति धीरे धीरे बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटा गुलाब का पौधा था। वो चारों ओर देखकर गमले के पास बैठ गई। सुनैना का भविष्य यूं मिट्टी में नहीं छोड़ सकते। गमले में पौधा तो उगाकर ही रहूंगी। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई, बीज को निकालकर एक ओर रख दिया और गुलाब का पौधा गमले में जमा दिया। इधर सलोनी सुबह सुबह अपने गमले के पास आकर बैठ गई। मिट्टी वैसी ही थी, ना कोई अंकुर, ना कोई हरियाली। देखो माँ, मेरी किस्मत इतनी रूखी है कि इस बीज से भी कुछ नहीं निकला। बेटी, किस्मत को इतना दोष मत दे। अभी कुछ दिन बचे हैं, इंतजार करते हैं, पौधा निकल जाएगा। अगर सबके गमलों में पौधे उगाए और मेरे में नहीं तो मैं क्या कहूंगी? तू सच लेकर जाएगी सलोनी। कभी कभी सच सबसे पहले अकेला ही खड़ा होता है। अगली सुबह राज दरबार में सभी कन्याएं अपने अपने गमलों के साथ खड़ी थीं। अधिकतर गमलों में हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे। माता पिता गर्व से उनके पीछे खड़े थे। सुनैना आगे की पंक्ति में थी। उसके गमले में गुलाब का स्वस्थ पौधा था। कांति का चेहरा खुशी से चमक रहा था। दरबार के एक किनारे सलोनी खड़ी थी। उसके गमले में मिट्टी सूनी पड़ी थी। वो सिर झुकाए खामोश खड़ी रही। सलोनी का गमला देखते ही कांति हंस पड़ी। अरे, तेरे गमले में तो कुछ निकला ही नहीं। कितनी शर्म की बात है। चली जा यहाँ से। अगर राजा को पता चला कि तू मेरी बेटी है तो सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी। सलोनी ने कुछ नहीं कहा और गमले को कस कर पकड़ लिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं। कुछ ही पलों में राजा सिंहासन पर विराजमान हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। तो बताओ, तुम्हारे बीजों में से किसके बीज से पौधा निकला? महाराज,
कृपा करके इधर देखिए, मेरी बेटी के गमले में कितना सुंदर गुलाब खिला है। इसे देखकर ही पता चलता है कि संस्कार और मेहनत कैसी होती है। हाँ महाराज, पूरे गांव में मेरी बेटी सुनैना जैसा गुण और रूप किसी में नहीं। ये फूल उसी की मेहनत का फल है। तभी राजकुमार महेश ने शांत दृष्टि से सुमन की ओर देखा और बोला, सलोनी, तुम्हारे बीच से कोई पौधा नहीं होगा। नहीं राजकुमार, मेरे बीच से तो कोई अंकुर ही नहीं निकला। एक पल का सन्नाटा छा गया। तभी राजा का स्वर अचानक कठोर हो उठा। तुम सब झूठ बोल रही हो। तुम में से कोई भी राजकुमार से विवाह योग्य नहीं है। दरबार में उपस्थित सभी चौंक उठे। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कांति का चेहरा पीला पड़ गया। क्योंकि मैंने तुम सबको खराब बीज दिए थे। तो बताओ, खराब बीज से पौधे कैसे उग सकते हैं? तुम सभी अपने अहंकार और लालच में इतनी अंधी हो गईं कि तुम भूल गईं कि ये परीक्षा पौधे उगाने की नहीं थी, ईमानदारी की थी। और सलोनी ही वो सच्ची और विनम्र कन्या है जिसे ना रूप का घमंड है, ना संपत्ति का लोभ। वही मेरी पत्नी और इस राज्य की रानी बनने के योग्य है। ये सुनते ही कांति सन रह गई। वो चालाकी से आगे आई और बोली, महाराज, सलोनी भी मेरी ही बेटी है। ये क्या कह रही हो तुम? सलोनी, क्या ये सच है? महाराज, ये सच कह रही हैं। मुझे सलोनी जंगल में मिली थी, उपेक्षित, टूटी हुई, लेकिन ईमानदार। बूढ़ी माँ ने सारी कथा राजा को सुना दी। कैसे सलोनी को घर से निकाला गया, कैसे उसने सच का साथ नहीं छोड़ा। राजा का क्रोध कांति और जगदीश पर टूट पड़ा। जिस बेटी ने तुम्हारी लाज रखी, उसी को तुमने अपमानित किया। ऐसे माता पिता दंड के पात्र हैं, सम्मान के नहीं। राजा के कठोर शब्दों के बाद कांति और जगदीश की निगाहें भरे दरबार में शर्म से झुक गई। जिस बेटी को उन्होंने हमेशा तुच्छ समझा था, वही हद सबके सामने सम्मान पा रही थी। कांति के चेहरे से घमंड मिट चुका था। उसकी आंखें नम थीं। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। मुझसे नहीं, तुम दोनों को सलोनी से माफी मांगनी चाहिए। सलोनी, हमें माफ कर दे। हमने तुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटी, हमने अन्याय किया। आज समझ आया कि असली मूल्य क्या होता है। कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आज भी बस यही चाहती हूँ कि आपके मन में मेरे लिए कड़वाहट ना रहे। तेरे लिए बहुत खुश हूँ सलोनी। तू सच में ये सब पाने की हकदार थी। दिल से चाहती थी कि इस परीक्षा में तू ही सफल हो। दरबार में छाए उस भावुक मौन को राजा की गंभीर आवाज ने तोड़ा। आज ये सिद्ध हो गया कि सच्चाई और विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। मैं घोषणा करता हूँ, राजकुमार महेश का विवाह सलोनी से होगा और इस कन्या की सच्चाई को संभालने वाली माँ भी सम्मान की पात्र है। इन्हें राजमहल में सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाए।